हम पढ़ रहे थे 1917 की रूसी क्रांति, जो कि बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। इसके हम कारणों की बात कर रहे थे। अभी तक हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों के बारे में जान चुके हैं कि किस तरह से ये कारण 1917 की क्रांति को आगे बढ़ाने में उत्तरदायी थे। तो आज हम देखेंगे अन्य कारण। इसके अलावा भी इन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों के अलावा भी कुछ ऐसे कारण रह गए थे जिनकी वजह से ये क्रांति हुई थी। तो आज हम उनको देख लेते हैं, अन्य कारणों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिनको रखना, जिनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान था इस क्रांति में। तो आज हम देख लेते हैं इसके अन्य कारण क्या क्या थे। पहला था समाजवादी लोकतांत्रिक दल की स्थापना। समाजवादी लोकतांत्रिक दल की जो स्थापना की गई थी 1858 में की गई थी, 1898 में की गई थी। इसमें समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक दल का गठन किया गया था। 1898 में समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक दल का गठन किया गया था। आगे चल के 1903 में ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसमें कुछ मतभेद हुए जिसकी वजह से ये अलग हो गया। इसकी दो शाखाएं निकली, एक थी मेंशेविक, दूसरी थी बोल्शेविक। मेंशेविक का मतलब होता है अल्पसंख्यक और बोल्शेविक का मतलब होता है बहुसंख्यक। जो अल्पसंख्यक वर्ग था उसके जो हेड थे, जो प्रमुख थे, वो केरेंस्की थे, और जो बोल्शेविक, जो बहुसंख्यक वर्ग था, उसके जो हेड थे वो लेनिन थे। अब इनकी बात करते हैं विचारधारा की। ये पूरी तरह से मार्क्स के विचारों को मानता था, लेकिन हिंसात्मक क्रांति की बात नहीं करता था। ये चीजों को मांगने पे बिलीव करता था। लेकिन जो दूसरा वर्ग था, जो बोल्शेविक वर्ग था, जिसके जो प्रमुख थे, जो हेड थे, वो लेनिन थे, ये हिंसात्मक क्रांति की बात करता था। ये जार की जो सत्ता थी उसको किसी भी तरह से, हिंसात्मक क्रांति हो चाहे कैसे भी हो, हड़ताल हो, कुछ भी हो, सभी तरह से, किसी भी तरह से उसको उखाड़ फेंकना चाहता था। ये क्रांतिकारी विचारों का समर्थन करता था। जो दूसरा वर्ग था, बोल्शेविक वर्ग। हम देखते हैं कि अगर हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, सुभाष चंद्र बोस और बाकी जो क्रांतिकारी नहीं होते तो भारत को शायद इतनी जल्दी आज़ादी नहीं मिलती, क्योंकि कुछ विचार क्रांतिकारी होने जरूरी हैं। अगर हम गांधी जी के हिसाब से चलते या गांधी जी के जो भी रास्ते थे उनके हिसाब से चलते तो हो सकता है 100-200 साल और अंग्रेज भारत में रह जाते। तो क्या होता है, कई बार कुछ चीजें मिलती नहीं है, छीननी पड़ती हैं। लास्ट में गांधी जी ने भी यही किया, बोल दिया करो या मरो, मुझे आज़ादी चाहिए। लास्ट में उन्हीं विचारों पे आना पड़ा जिनकी उन्होंने अवहेलना की थी या उन्होंने आलोचना की थी शुरुआत में। तो क्या होता है, कई बार मांगने से कुछ चीज़ें नहीं मिलती। अगर आपको हक चाहिए तो कई बार छीनना भी पड़ता है। यही हुआ है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और इसमें भी। तो ये जो दल था, जिसके बोल्शेविक दल था, इसके जो हेड थे लेनिन थे, इनके कुछ उद्देश्य थे जो कि जनता के हित में थे। तो सीधी सी बात है, जनता तो इसके साथ जुड़नी ही थी। तो इसके क्या उद्देश्य थे देख लेते हैं। इसमें था गैर रूसी जातियों को आत्मनिर्णय का अधिकार देना। जो ये आगे अपनी मांगों को रख रहे थे जार के सामने, जार निकोलस द्वितीय, उस समय रूस के प्रमुख थे, रूस के तानाशाह थे जार निकोलस द्वितीय। उनके सामने कुछ ऐसी शर्तें रख रहे थे या कुछ ऐसी हिंसात्मक क्रांति से ऐसा बदलाव लाना चाहते थे ताकि ये सभी चीजें उनको पा सकें या दे सके जनता को। तो पहला था गैर रूसी जातियों को आत्मनिर्णय का अधिकार देना। रूस में बहुत सारी ऐसी जातियां रहती थी जो दूसरे देशों से आई हुई थी, जिसमें जर्मन्स, ऑस्ट्रियन, बहुत सारे जो ये साइबेरियन, बहुत सारी ऐसी जातियां थी जो कि बाहर से निवास कर रही थी। उनको वहाँ का निवासी मानकर उनको बहुत सारी रियायतें देना चाहते थे। आगे काम के घंटों का निर्धारण करना चाहते थे। पहले बहुत सारे काम के घंटे थे, जैसे कि 12 से 15 घंटे तक वहाँ के उद्योगपतियों से, लोगों से काम लिया जाता था। लेकिन उनका कहना था कि ये बहुत गलत है, उनके साथ नाइंसाफी है। तो काम के घंटों का निर्धारण करना चाहते थे। सिर्फ 8 घंटे तक वो चाहते थे कि लोग मजदूरी करें, इससे ज़्यादा वो काम ना करें और तनख्वाह भी उनको पूरी मिले। आगे है किसानों को सामंतों से छुटकारा दिलाना। सामंत वर्ग जो था, उच्च वर्ग था, जिसके पास पैसा वगैरह, जमीन वगैरह रहती थी, वो लोगों को उधार दे देता था और मनमाने तरीके से ब्याज वसूलता था, उनको शोषण करता था। तो ये सभी चीजें वहां बहुत ज्यादा चल रही थी, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान थे। वो इसको खत्म कर देना चाहते थे, इसको छुटकारा दिला देना चाहते थे। आगे है भूमि वितरण में समानता के सिद्धांत का अनुसरण करना।
रूस के पास बहुत ज़्यादा भूमि है, विश्व का सबसे बड़ा भूभाग के हिसाब से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। लेकिन जो जमीनों का आवंटन किया जा रहा था, पहले जो किया जा रहा था जार निकोलस द्वितीय के हिसाब से, वो बहुत सारे लोगों को जो कि जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी, जो बहुत ज़्यादा उच्च वर्ग के थे, उनको भी बहुत सारी ज़मीनें दे दी जाती थी। लेकिन जो श्रमिक वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, जो किसान वर्ग था, उसको बहुत सारी कम ज़मीनें मिलती थी। और पता नहीं किस हिसाब से क्या हिसाब लगाया जाता था कि वितरण सही से नहीं हो पाता था। तो ये चीज़ें देखी, इसमें कुछ कमियां हैं। तो इसमें कहा गया कि सभी को भूमि का वितरण समानता के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा, सभी को समान समझा जाएगा, समाजवादी ढंग से काम किया जाएगा। तो ये थे इसके प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख थे, जो कि इसको क्रांति को आगे बढ़ाने में, लोगों का साथ देने में काफ़ी महत्वपूर्ण थे। लोग इसकी वजह से उनके काफ़ी साथ जुड़ गए और हड़तालों में, दूसरी मांगों में उनके साथ चलते रहे। अगला है उदार एवं प्रगतिशील विचारों का प्रसार। उस समय तक बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, जो बुद्धिजीवी थे, उनकी जो रचनाएं थी, उनकी जो कृतियां थी, उनके जो लेख थे, वो बहुत जगह फैलने लगे थे। क्योंकि औद्योगिकीकरण होने से, रूस में औद्योगिकीकरण होने से वहाँ की जो जनता थी थोड़ा सा ऊपर उठी थी और नए नए विचारों का उसमें आदान प्रदान हुआ था। तो इस तरह से बहुत सारे जो ऐसे विचारक थे जो विश्व में चल रही थी, जिनकी चर्चाएं, वो रूस में भी आई। और रूस में भी बहुत सारे जो लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, वो इनको पढ़ने लगे। इनमें कौन थे? मार्क्स, टॉल्स्टॉय, बकुनिन, तुर्गनेव, मैक्सिम गोर्की। ये जो है टॉल्स्टॉय थे, इन पर गांधी जी का भी प्रभाव पड़ा था। ये पूंजीवाद के आलोचक थे। इन्होंने पूंजीवाद की आलोचना की थी, क्योंकि पूंजीवाद में होता क्या है, जो काम करेगा वो सभी चीज़ों का अधिकारी होगा, उसके पास सभी चीज़ें होंगी। जो पूंजी लगाएगा, जो पैसा लगाएगा, उसके पास सब कुछ होगा। जो नहीं लगाएगा, जो मेहनत करेगा, उसके पास कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तुर्गनेव और मैक्सिम गोर्की समाजवादी विचारों के समर्थक थे। इन्होंने पूंजीवाद की आलोचना की। इन दोनों ने, तुर्गनेव और मैक्सिम गोर्की ने, समाजवादी विचारों को आगे बढ़ाया। मतलब देखा जाए दोनों एक ही काम कर रहे थे, पूंजीवाद की आलोचना तो समाजवाद को आगे बढ़ाना, और ये पहले से ही समाजवाद को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो इन सभी का विचारों का जो रूस की जनता थी उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। वो देख रहे थे कि दूसरे देशों में और इनकी रचनाओं में किस तरह से लोगों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी जा रही है। तो इन सभी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से ये क्रांति आगे बढ़ी। आगे है जापान के साथ युद्ध में पराजय। ये वहां की जनता पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डाल के गया था। उनके आत्मसम्मान को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया था इस युद्ध के दौरान। आप सोच सकते हैं, जब जापान जैसे छोटे देश द्वारा इतने बड़े देश को जब हरा दिया जाए तो उसकी जनता के मन में कैसा कैसा फील हो रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। इस चीज के बारे में जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था भारत का, इसका प्रभाव भी यहाँ पे पड़ा। इससे हमारे जो क्रांतिकारी थे उनमें एक पॉजिटिव चेतना एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये विश्वास हो गया कि जब एक छोटा सा देश इतने बड़े देश को हरा सकता है, तो हम इतना बड़ा देश होते हुए भी इन अंग्रेजों को कैसे नहीं हरा सकते। आप सोच सकते हैं कि उससे क्या प्रभाव पड़ा होगा सभी तरह के, पूरे विश्व में जो भी क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, जो भी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे। इस जापान के साथ जो युद्ध में पराजय हुई थी, जापान की जो जीत हुई थी और रूस की जो हार हुई थी, उससे उनको बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ गया था उनका, कि जब जापान जैसा छोटा सा देश इतने बड़े देश को हरा सकता है, तो हम अंग्रेजों को क्यों नहीं हरा सकते, या दूसरे लोगों को क्यों नहीं हरा सकते। इससे भारत पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था कि जब छोटा सा देश इतने बड़े देश को हरा सकता है, तो हम अंग्रेजों को यहाँ से क्यों नहीं भगा सकते। तो ऐसा इनको हुआ भी। इसके बाद देखा जाता है कि आंदोलन काफ़ी तेज हो गए थे, और क्या हुआ कि ये जो साहित्य था ये सभी को पढ़ने में मिल रहा था, तो इससे क्या है, जनता को जागरूकता मिल रही थी। तो देख लेते हैं और क्या है। इसकी पराजय ने रूस में जो जार निकोलस द्वितीय था उसके प्रति गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया।
उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए लोग आगे बढ़ने लगे कि जब ये इंसान जो शासक है हमारे आत्मसम्मान को नहीं बचा सकता तो ये हमारे पर राज कैसे कर सकता है। रूस की जो पराजय थी उसके लिए बहुत बड़ा काल बन के आई थी जार निकोलस द्वितीय के लिए। तो हो सकता है कि ये जो पराजय थी इसने बहुत सारे देशों को एक तरह से सीख दी हो, तो इसमें भी इसको बहुत बड़ा योगदान मिला। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति थी उसमें आगे बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान था, जिसकी वजह से ये क्रांति हुई। क्योंकि जनता के अंदर बहुत ज़्यादा रोष पैदा हो गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि जब ये शासन तो कर रहा है हमारे ऊपर, लेकिन ये हमारी आत्मसम्मान की बात नहीं कर रहा है, किसी तरह से देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है, जार निकोलस द्वितीय, जिसकी वजह से ये क्रांति होना जरूरी हो गया था। आगे है 1905 का क्रांतिकारी आंदोलन, जो खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, 1905 में जनता काफ़ी परेशान थी, क्योंकि जब जापान के साथ युद्ध चल रहा था उसी समय ये आंदोलन भड़क उठा कि आप छोटे से देश से हार रहे हो तो हमारा कैसे बचाव करोगे, हमारा क्या होने वाला है। तो ये हड़तालें इसमें होने लगी 1905 में, और बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर राजधानी पेट्रोग्राड गए, और दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग, इनका एक बहुत बड़ा शहर था, उसमें बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए। तो क्या हुआ, लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे होकर राजमहल के सामने इकट्ठा हो गए। उसमें क्या हुआ कि वहाँ के जो भी सैनिक वर्ग था उसने इन सभी पे, निहत्थे लोगों पे, ये चुपचाप अपना हड़ताल कर रहे थे, इन निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाना स्टार्ट हो गया, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। और पूरे जब ये इस बात का पता चला कि इस तरह का हमारे देशवासियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। इसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इसके बाद जार निकोलस द्वितीय ने उन लोगों के साथ एक समझौता किया, जिसको अक्टूबर मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि समझ गया था कि लोग बहुत गुस्से में हैं, अगर इनको अभी शांत नहीं कराया गया तो आज ही मेरी सत्ता को खत्म कर दिया जाएगा। तो इसने अक्टूबर मैनिफेस्टो के नाम से एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए कि हाँ, हम क्या करने वाले हैं, एक निर्वाचित प्रतिनिधियों की संसद का निर्माण करेंगे। इस मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग कहा गया कि हम एक निर्वाचित प्रतिनिधियों की संसद की स्थापना करेंगे, जिसमें निर्वाचित सदस्य आएंगे जनता द्वारा, जिसको ड्यूमा कहा गया, इसको ड्यूमा कहा जाता था। हुआ क्या था कि इसके बाद हुआ क्या, 72 दिनों में ही, 72 डेज में ही इसको भंग कर दिया गया, और फिर से वही जार का निरंकुश शासन स्टार्ट हो गया। मतलब एक तरह से जो क्रांति हुई, जो भी घटनाएं हुई एक तरह से बेकार चली गई। लेकिन इसका एक फायदा हुआ 1917 में जाके, लोगों को विश्वास हो गया कि हम राजा के खिलाफ भी क्रांति कर सकते हैं, राजा अगर गलत नीतियां बनाएगा उसके खिलाफ भी हम जा सकते हैं। इससे उनको आगे चलकर प्रेरणा जरूर मिली। हालांकि ये असफल रहा, 1905 का जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो असफल रहा, लेकिन उसको आगे चल के प्रेरणा मिली। इसको खूनी रविवार भी कहा जाता है। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन रविवार था, इस वजह से जो भी घटनाएं हुई उसके बाद जो भी वहां पे लाशें गिरी, इन सभी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसको ब्लडी संडे भी कहा जाता है, ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ब्लडी संडे के नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे देख लेते हैं। इसके बाद एक चीज और है, संसद को भंग कर दिया गया 72 डेज में। इसके बाद सोवियत नामक नवीन संगठन की स्थापना हुई। इसके बाद मजदूर वर्ग ने, छोटे छोटे वर्गों ने एक सोवियत नाम के संगठन की एक स्थापना करना स्टार्ट किया, और ये हर जगह होने लगी। और इसी नाम को आगे चलकर इस देश का, जो रूस का जो नाम था वो सोवियत पड़ा। इन्हीं संगठनों के नाम के हिसाब से इस देश का नाम सोवियत पड़ा। ये सोवियत एक संगठन थे छोटे छोटे, इन सभी को मिला के एक सोवियत संघ बना दिया गया। आगे है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। इस क्रांति पे प्रथम विश्व युद्ध का भी काफी प्रभाव पड़ा। अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता और तात्कालिक कारण ये नहीं बनता, रूस वहां पर नहीं हारता, तो हो सकता है ये क्रांति डिले हो जाती, लेकिन होती जरूर, क्योंकि जनता का बहुत परेशान थी। प्रथम विश्व युद्ध का कैसे प्रभाव पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1919 तक चला, इसमें रूस ने 1915 से लेकर 1917 तक भाग लिया, जिसमें कि रूस के कई मोर्चों पे हार हुई। वहां के हार होने से उसके सैनिकों का मनोबल गिरने लगा और उनकी बहुत ज्यादा संख्या में मौत होने लगी, क्योंकि वो लड़ नहीं पा रहे थे। जार निकोलस द्वितीय ने सपोर्ट तो दे दिया, हाँ मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ेंगे हम। जर्मनी ने उसको बहुत सारे मोर्चों पर हराया,
बहुत सारे सैनिकों की मौत हो गई उसमें। मौत होने के बाद जो मजदूर वर्ग था, किसान वर्ग था, उसको फौज में भरना स्टार्ट कर दिया सैनिकों के रूप में। जब उनको भरेंगे तो उनका जो प्रोडक्शन था, जिनकी वजह से वो आर्थिक स्थिति जो कि खराब हो गई थी, मतलब जो जिस काम में वो लगे हुए थे उसमें कौन लगेगा, सोचने वाली बात है। वहां पर तो पब्लिक रही नहीं, तो जो प्रोडक्शन था, जो उत्पादन था, जो कृषि से हो रहा था, वो सभी रुक गया। उसके रुकने से वहां पर भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई, अकाल पड़ने लगे, लोगों को रोटी की जरूरत पड़ी। उनको युद्ध नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था रोटी। वो वहां की जनता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रूस विश्व युद्ध में भाग ले, जिसकी वजह से वो काफी क्रांतिकारी आंदोलनों में कूद पड़ी। तो इसमें क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने थे, एक तो उनका मनोबल काफी टूट गया क्योंकि बहुत सारी जगह पर वो हार गई थी वहां की सेना। दूसरा, अकाल की स्थिति पड़ी हुई और आप युद्ध लड़ रहे हो, जनता के बारे में सोच नहीं रहे, अब आप दूसरे के बारे में सोच रहे हो कि हाँ मुझे उसके सपोर्ट में युद्ध करना चाहिए। इससे जनता के दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा कि कैसा शासक है जिसकी वजह से हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो वहां पे आंदोलन चला, हमको शांति, शक्ति और रोटी चाहिए, जिसको हम लेकर ही रहेंगे। और इन्होंने 1917 में जाके जो जार की जो सत्ता थी उसको उखाड़ फेंका और वहां पर एक समाजवादी जो सरकार थी उसकी स्थापना कर डाली। तो ये था हमारा बोल्शेविक क्रांति के अन्य कारणों के बारे में। अब हम इसके परिणाम और प्रभावों के बारे में देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।